ये स्टोरी है एक ऐसे शैतान की जिसे अब तक लोग डरते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है श्याम नाम के एक बैंक वर्कर से। श्याम दिन भर अपने काम में बिल्कुल खुश अपने कलीग्स के साथ मजाक मस्ती करके काम करता था, पर ना जाने क्यों वो हमेशा अपने किराए के लिए हुए घर में जाने हिचकिचाता, क्योंकि उस घर में उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। हर रोज की तरह श्याम अपने बेड पर जाके लेट गया। खाना तो वो बाहर से ही खा के आया था। थका हारा होने की वजह से उसे लेटते ही नींद आने लगी। अचानक उसकी अलमारी से आवाजें आने लगी। वो तिलमिलाकर उठा, अलमारी के तरफ बढ़ के अलमारी खोली। अंदर उसके कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे रोज ऐसे ही आवाजें आती थी। अलमारी बंद कर वो सोने गया। दूसरे दिन शाम ने अपने कुछ सेविंग्स से डिजिटल कैमरा, जिससे नाइट विजन यानी रात को बिना लाइट के दिखने वाला कैमरा लिया। रोज की तरह वो बाहर से खाना खाकर आया था। शाम ने सोने से पहले जो डिजिटल कैमरा खरीदा था वो ऐसी जगह सेट किया जहां से उसका बेड और अलमारी भी दिखे और सोने गया। अचानक कैमरे में शाम के बिस्तर के नीचे कुछ हलचल दिखने लगी। अचानक बिस्तर हवा में उड़ने लगा। श्याम जैसे ही उठा, बिस्तर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। श्याम ने उठकर बिस्तर के नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था। श्याम ने सोचा कैमरे में देखता हूँ। जैसे ही वो कैमरे की तरफ जाने लगा, अचानक उसकी अलमारी खुली। कैमरे में ये दृश्य साफ साफ दिख रहा था। श्याम धीरे धीरे अलमारी के तरफ बढ़ने लगा। श्याम ने अलमारी खोली, पर अलमारी में कुछ नहीं था। श्याम अलमारी से ही कैमरे की तरफ देख रहा था। अचानक भयानक से लंबे हाथ श्याम के तरफ बढ़े और झट से श्याम के टुकड़े टुकड़े करने लगा। यहाँ से पुलिस ऑफिसर संतोष ने कैमरा बंद किया। ये सब दृश्य श्याम के कैमरे में दिख रहा था, जो कि तहकीकात करने श्याम के घर में आए थे। संतोष को श्याम की पड़ोसियों ने बुलाया था, क्योंकि उसके घर से सड़ी सड़ी सी दुर्गंध आ रही थी। जांच पड़ताल करते करते रात हो गई थी। दूसरे दिन उसी जगह से यानी श्याम के पड़ोस से एक अजीबोगरीब घटने की खबर आई। संतोष अपने जूनियर हवलदार आदित्य को लेकर निकला। दोनों वहां पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही वहां उन्हें पैरों के निशान दिखे, जैसे को कोई गीली मिट्टी में लिपटे जूते के निशान। वो निशानों का पीछा कर कर वो दोनों घर के अंदर आए। वो निशान घर के डाइनिंग टेबल तक जाके किचन तक थे। संतोष धीरे धीरे किचन तक पहुंचा। डाइनिंग टेबल पर देखते ही संतोष को जैसे पूरे शरीर पर चूरियां आने लगी। उसने देखा कि टेबल पर एक छोटे से बच्चे की लाश थी, जो कि 2-3 दिनों पहले ही ट्रक के कुचले जाने से मरा था। लड़के की माँ वो दृश्य देखकर रो रही थी। संतोष ने ऐसी कोई केस पहली बार देखी थी। संतोष सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे। थोड़ी ही देर में बिजली कड़कने लगी। संतोष बच्चे की लाश के बगल में बैठा था और लाश की जांच पड़ताल कर रहा था। आदित्य और उस बच्चे की माँ भी किचन में बैठे थे। तो संतोष का ध्यान बाहर की तरफ गया और जैसे ही उस बच्चे की लाश को देखने लगा तो वो लाश संतोष की तरफ ही देख रही थी। संतोष डर के मारे कुर्सी से उठा और बाहर की तरफ निकला। आदित्य भी उसके पीछे आया। संतोष ने आदित्य से कहा, इस केस को हम नहीं संभाल सकते। ये कहकर फोन निकालकर नंबर डायल करने लगा। उस नंबर पर कोई फादर क्रिस्टोफर का नाम लिखा था। संतोष ने बस हेलो बोला ही था तो फादर क्रिस्टोफर बोले, कहाँ आना है। तो संतोष ने एड्रेस भेजता हूँ कहकर फोन काट दिया। ये सुनकर आदित्य बोला, सर किसे कॉल किया था आपने। संतोष बोला, पता चल जाएगा तुम्हें। कुछ 1-आधे घंटे में एक काली गाड़ी घर के सामने आई। गाड़ी में से कुछ 60-70 साल का एक बूढ़ा आदमी गाड़ी से बाहर आया। संतोष देखते ही गाड़ी के पास आया और बोला,
कैसे हो फादर? फादर के हाथ में एक बड़ा सा संदूक था। वो संदूक संतोष ने फादर के हाथ से लेकर कहा, लाइए मैं पकड़ता हूँ। ये कहकर फादर ने संतोष को संदूक सौंपा। वो संदूक बहुत भारी था। संतोष जैसे ही पकड़ने गया, संदूक के वजन से जैसे वो एक तरफ झुक ही गया। संतोष और आदित्य ने साथ में उठाकर घर में पहुंचाया। आदित्य ने पूछा, क्या है इसमें? और उन्होंने इसे एक हाथ से कैसे पकड़ा था? फादर आते ही इधर उधर ना देखकर सीधा किचन में गए। वही बच्चे की लाश डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। फादर ने संतोष को कहा, इसका वापस से अंतिम संस्कार करो। ये कहते ही फादर बीच में रुकर श्याम के घर के तरफ नजर की। संतोष ने फादर को ये सब हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फादर और उसके पीछे संतोष और आदित्य साथ में श्याम के घर आए। ये सब होते होते शाम के 7-7:30 बज गए थे। संतोष ने फादर और आदित्य के हाथों में टॉर्च थमवाई। आदित्य को पसीना आने लगा था। संतोष ने आदित्य के पीछे हाथ मार के कहा, डरो मत, मेरे पीछे आओ। फादर कुछ न बोले, शाम के दुर्घटनाग्रस्त पर आए। संतोष अलमारी के तरफ उंगली करके बोला, यहाँ पे ही शाम की हत्या की थी। फादर ने अलमारी खोली। अलमारी का हर एक ड्रावर खोल के चेक किया। फादर को कुछ उंगली जैसी चीज मिली जो एकदम अजीबोगरीब दिख रही थी। फादर ने वक्त न गवाए वो चीज कुछ मंत्र लिखे हुए एक कपड़े में बांधी और वहां से जाने लगे। संतोष ने आदित्य को कहा, कबर्ड बंद करके आओ, और वहां से चला गया। आदित्य कबर्ड की तरफ जाकर बंद करने लगा। जैसे ही वो जाता, कबर्ड वापस खुलने लगा। जैसे ही वो कबर्ड बंद करके वापस रवाना होता, वैसे ही वो बंद अलमारी वापस से खुलने लगी। आदित्य कबर्ड की तरफ जाके कबर्ड बंद करने लगा। जैसे ही वो वापस जाता, वैसे ही कबर्ड वापस खुलने लगता। आदित्य वापस बंद करने गया, पर अचानक जो अलमारी का लॉकर था उससे आवाजें आने लगी। आदित्य ने अपना हाथ लॉकर के लॉक पर रखा और झट से खोला। जैसे ही उसने लॉकर खोला, वो डर के मारे पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने देखा एक अजीब सी जानवर जैसी चीज एकदम से लॉकर के साइज में सिकुड़ कर बैठी है, बिल्कुल इस दिखाए गए दृश्य जैसी। आदित्य के मुंह से आवाज तक ना निकला। वो अजीब सा जानवर पहले अपने हाथ जैसे तैसे कर मोड़ मरोड़ कर निकालने लगा, फिर दूसरा हाथ धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर निकालने लगा। आदित्य रेंगते रेंगते पीछे की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने अपनी गन निकाली और उस पर चलाने लगा। गन की आवाज सुनकर संतोष आदित्य की ओर भागा। वहां जाकर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य के चितड़े चितड़े हो गए थे। उसके हाथ अलग और पैर अलग हो गए थे। संतोष को जैसे शौक सा लगा तो अचानक अलमारी खुली और उसने देखा अलमारी खुली पड़ी थी। संतोष अलमारी की तरफ बढ़ा। अचानक पीछे से फादर आए और कहा, जाओ मत अलमारी की तरफ। संतोष वहीं रुक गया। फादर ने संतोष को लेकर उस शहर के स्कूल में पहुंचे। स्कूल पूरा खाली पड़ा था। पहुंचते ही फादर बोले, डरना मत बिल्कुल भी। ये कहकर फादर ने स्कूल के यार्ड के बीच वो संदूक रखा। उस संदूक और एक साउंड बॉक्स जैसी चीज निकली। उस बॉक्स से आवाजें आने लगी जैसे एक शांत सा गाना। संतोष शौक में पड़ गया। ये फादर के पास तो पहले कभी ना देखा। चलिए आप जानते हैं संतोष फादर को कैसे जानता है। कुछ 6 साल पहले संतोष की नई नई शादी हुई थी। कुछ 1 साल बाद संतोष को एक प्यारी सी बेटी संध्या जन्म ली। कुछ 3 साल बाद संतोष अपनी पत्नी और संध्या को लेकर कोई पहाड़ी एरिया घूमने गए थे। संतोष पहाड़ों से तेजी से गाड़ी चला रहा था। पीछे संध्या हाथ ऊपर कर जोर जोर से चिल्ला रही थी। संतोष संध्या को खुश देखकर और जोर से गाड़ी चलाने लगा। संतोष की पत्नी ने कहा, संतोष गाड़ी धीरे चलाओ, पहाड़ी का एरिया है। संतोष बोला, कुछ नहीं होगा, संध्या को देखो जरा कैसे एंजॉय कर रही है। ये कहते ही सामने एक मोड़ आया। संतोष ने बिना हॉर्न मारे गाड़ी मोड़ी। अचानक सामने से ट्रक आ रहा था, पर स्पीड ज्यादा होने के कारण संतोष ने गाड़ी मोड़ी और सीधा जाकर क्रैश बैरियर से टकराई। सीट बेल्ट ना पहनने के कारण संध्या आगे की तरफ उड़कर विंडशील्ड यानी सामने की खिड़की से निकलकर सीधे घाट में गिर पड़ी।
सीट बेल्ट लगाने के कारण संतोष और उसकी बीवी बच गई। कुछ 1-2 महीने में संतोष की बीवी ने आत्महत्या की। संतोष की बीवी संध्या की मौत सहन ना कर पाई और अपनी जान ले ली। संतोष को अचानक संध्या दिखने लगी। संतोष के सीनियर ऑफिसर ने फादर से मिलवाया। फादर ने संध्या को आज़ाद कर संतोष को हिम्मत दी। तब से संतोष फादर को जानने लगा। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। जैसे ही फादर ने बॉक्स खोला, उससे शांत से गाने बजने लगे। फादर को पता था ये सारी आत्माएं स्कूल से जुड़ी है। सुनने में आया था स्कूल में आग लगने के कारण बहुत से बच्चे और शिक्षकों की मौत हुई थी। संतोष और फादर को चारों दिशाओं से आत्माओं ने घेरना चालू किया। संतोष पहले ही डरा हुआ था। अचानक संतोष को संध्या यानी उसकी बेटी बच्चों के बीच दिखने लगी। देखते ही उसके आंखों से आंसू आने लगे। फादर संतोष को कह रहा था ये सब एक छलावा है। अचानक संध्या ने संतोष को कहा, तुम्हें मुझे मार डाला, खूनी हो तुम, खूनी हो। ये कहते ही संतोष और जोर से रोने लगा। पीछे से फादर चिल्लाए, उसकी बात मत सुनो और जाकर बॉक्स की आवाज बढ़ाओ। संतोष वही बैठकर बड़बड़ाने लगा, हाँ मैंने ही मारा है। पीछे से फादर चिल्लाए, तुमने नहीं मारा है और वो तुम्हारी बेटी नहीं है। ये सुनकर संतोष झट से उठकर बॉक्स की तरफ बढ़ के आवाज बढ़ाई। आवाज बढ़ाते ही सारी आत्माएं गायब होने लगी और फादर ने झट से जाकर बॉक्स बंद कर दिया। सब कुछ ठीक होने के बाद फादर को गाड़ी तक छोड़ संतोष ने फादर को अलविदा कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगा। न जाने उसकी गाड़ी चालू ही ना हो रही थी। अचानक उसकी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने नॉक किया। देखने पर उसे कोई ना दिखा। लेफ्ट साइड पर नॉक किया, तभी भी कोई ना दिखा। अचानक खिड़की तोड़ संतोष को उठाए राक्षस बाहर निकाल के उसे खाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही स्टोरी के साथ।